हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए हम लोग फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ थ्योरी के एपिसोड नंबर 1 में हम लोग डिफाइन करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। और ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स ये मैथमेटिक्स है जो हम लोगों को फिजिक्स को डीपली समझने में काफ़ी हम लोगों का हेल्प करेगा। और इस फिजिक्स को हम लोग जो है आसानी से बहुत गहराई तक इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, which are physical quantities? The quantities which obey the law of physics. तो the quantities which obey law of physics called physical quantities. तो फिजिक्स के लॉ को ओबे करने का, फिजिक्स के जो है नियम को पालन करने का मतलब क्या है? तो the quantities which obey physical rules, physical rules called physical quantities. The quantities which obey physical rules called physical quantities. वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फिजिकल लॉ का ओबे करते हैं, फिजिकल रूल को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ओबे ऑफ फिजिकल रूल्स, ओबे ऑफ फिजिकल रूल्स, फिजिकल रूल के ओबे करने का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मापा जा सके, मेजर किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, है ना, तो वे सभी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम लोग बात करें कि इज़ द बोर्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या ये बोर्ड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल है, 100% ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके वाइड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके एरिया को, इसके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तो वे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्या एयर फिजिकल क्वांटिटी है? 100% एयर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एयर का हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, उसका मास मेजर कर सकते हैं। क्या हमारा कंसेप्ट, हमारा विचार एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग फिजिकल रूल से उसको मीटर में, सेंटीमीटर, एम्पियर, किलो, इसमें न्यूटन, इसमें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो हमारा मन, हमारा विचार, किसी बात का जो है ट्रस्ट, उसकी सच्चाई, तो जो एक्सपीरियंस का जो मैटर है वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग नहीं मानेंगे। वह स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हुआ, वो आध्यात्मिक राशियाँ हुई। तो द क्वांटिटीज विच ओबे फिजिकल रूल्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं फिजिकल रूल के ओबे करने का मतलब हो गया जिसको काउंट किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके एक पार्ट को कह सकते हैं स्केलर्स और दूसरे पार्ट को कहेंगे वेक्टर्स। सो द फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। Scalars means which possess no direction. That means the quantity
विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन। तो ये इट मीन्स नो डायरेक्शन, और इसका मतलब ये डायरेक्शन इसमें होना चाहिए, यानी ये डायरेक्शनल है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेस डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेस डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर्स and the physical quantities which not possess direction called scalars। तो first of all we should to try the difference between vectors and scalars by examples। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि क्या जो है वो कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स की और यहाँ पे स्केलर्स की। द फिजिकल क्वांटिटी, अब अगर वेक्टर्स की बात कहें या स्केलर्स की बात कहें तो स्केलर्स का अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो द फिजिकल क्वांटिटीज which not depend at direction, that means the physical quantity which is represented by magnitude, the physical quantity which depend only at magnitude but not direction। और ये वेक्टर्स का मतलब हुआ कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर हो जाएगा? इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है और क्या उसको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर स्केलर की हम लोग बात करें, अगर स्केलर की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम, समय। आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या टाइम है, आप बोल रहे हैं 5:30, 5:30, तो क्या वो आपसे पूछेगा इन विच डायरेक्शन इज डायरेक्शन प्रोसेस, इस टाइम प्रोसेस डायरेक्शन? क्या टाइम के पास कोई डायरेक्शन होता है? 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है, तो फिर बात है कि किस दिशा में 5:30 हो रहा है, इन विच डायरेक्शन। तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें हम लोग डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है? द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, डायरेक्शन का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। बस किसी ऑब्जेक्ट ने कोई पाथ ट्रेवल किया तो वो उसका डिस्टेंस हुआ, इसमें डायरेक्शन का कहीं कोई कंसीडर नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यानी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उनको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है, या ये भी कहा जा सकता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन का तो एक डायरेक्शन हो गया, टुवर्ड्स ए टू बी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये एक डायरेक्शन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन प्रोसेस करता है, और उसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया। जैसे ए के बीच के
ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 मीटर, यानी ए से बी के बीच में कितना ट्रेवल किया, तो 10 मीटर। और इसका डायरेक्शन हो गया ए बी या ए टू बी, टुवार्ड्स ए टू बी। तो 10 मीटर जो हुआ वो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और ए बी जो हो गया वो ए बी क्या हो गया, तो वो ए बी डायरेक्शन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, यानी ए से बी तक 10 मीटर जाना है और सीधे जाना है, ए से बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ए से बी तक इसने पाथ ट्रेवल किया 50 मीटर, लेकिन इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। कभी ये चला सी की तरफ, कभी चला डी की तरफ, कभी चला ई की तरफ, कभी एफ की तरफ। तो इसका जो है कोई खास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी कोड डिस्टेंस एंड इट हैज नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस सिर्फ क्या करता है, मैग्नीट्यूड को प्रोसेस करता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो ये स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। अब जैसे आपको यहाँ पटना से दिल्ली को जाना है, यू हैव टू गो फ्रॉम पटना टू दिल्ली। तो अगर आप प्लेन से जाते हैं तो प्लेन सीधे पटना से एक स्ट्रेट लाइन मिलाया दिल्ली को। प्लेन जैसे ही पटना से चला उसने एक स्ट्रेट लाइन लिया जो पटना से दिल्ली को सीधे ऐड कर रहा है, सीधे जोड़ रहा है। तो आप सीधे पटना से दिल्ली की ओर जाएंगे तो प्लेन के द्वारा जो आप रास्ता तय करेंगे, द पाथ ट्रेवल्ड बाय प्लेन विल कॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इट विल बी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पटना टू दिल्ली। पटना से दिल्ली को मिलाने वाली सीधी रेखा पे ये प्लेन चल रहा है, तो ये प्लेन के द्वारा जो आप जर्नी कर रहे हैं पटना से दिल्ली का, वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर बस के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा पटना से दिल्ली का जर्नी कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, है ना। तो उसमें कभी रूट आगे बाएं दाएं जो है वो मुड़ते हुए जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर कोई पटना से दिल्ली गया और दिल्ली से फिर पटना में चला आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। पटना से दिल्ली गया +100 किलोमीटर, दिल्ली से पटना आया -100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अगर एक ही पॉइंट हो जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। यहाँ से पटना गया 500 किलोमीटर, दिल्ली से पटना गया 500 किलोमीटर, और फिर पटना से दिल्ली गया 500 किलोमीटर, और फिर दिल्ली से लौटकर चला आया पटना, तो 500 किलोमीटर। तो उसके जर्नी का पूरा डिस्टेंस 1000 किलोमीटर। कोई ऑब्जेक्ट पटना से बस के द्वारा गया दिल्ली 500 किलोमीटर, फिर दिल्ली से उस बस से लौटकर आया पटना 500 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या हुआ, 1000 किलोमीटर। लेकिन वो पटना से गया 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, सीधे पटना से दिल्ली को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और फिर दिल्ली से चलाया पटना उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इसमें डायरेक्शन था। तो जो पटना से दिल्ली जा रहा था तो हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, और दिल्ली से पटना आ रहा था तो नेगेटिव मान लिया। तो सेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट पोसेस डायरेक्शन, because displacement is the straight line joining initial or final point, and the direction of the object will be along the straight line joining initial to final point। तो विस्थापन प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, द along the direction
ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग इसका इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे आप पटना से दिल्ली के लिए सीधे चले थे तो पटना से दिल्ली को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, और डिस्टेंस से क्या बना है, तो डिस्टेंस से बना है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड विल बी also a scalar quantity due to be a scalar of distance। डिस्टेंस के स्केलर होने से वो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर होगा। और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम will call velocity। Since the displacement has a particular direction, so the velocity also possesses a particular direction in the direction of displacement। यदि आप पटना से दिल्ली को जा रहे हैं प्लेन से और आपकी जो दिशा है डिस्प्लेसमेंट की वो पटना से दिल्ली को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पटना से दिल्ली को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी पटना से दिल्ली को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। आपके मोमेंटम का डायरेक्शन भी पटना से दिल्ली को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। और आपके प्लेन पर लगने वाला या आप पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी पटना से दिल्ली को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स एंड ए लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विल बी वेक्टर ड्यू टू बी वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, यानी सभी डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे कहा जाए कि सिंपल भाषा में आप बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो चलो अब मान लेते हैं कि यहाँ एक पार्टिकुलर पॉइंट P है, यहाँ एक पार्टिकुलर पॉइंट P है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ का डायरेक्शन है, ये ईस्ट का डायरेक्शन है और ये वेस्ट का डायरेक्शन है। अब आपसे कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि एक गाड़ी जो है वो पॉइंट P से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी एक गाड़ी जो है वो गाड़ी एक पॉइंट P से, एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट है P से, वो चल रही है, मोशन में है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप उस गाड़ी को पकड़ो, तो क्या आप उस गाड़ी को पकड़ सकते हो? किस गाड़ी को? द बाइक विच इज मोटिव फ्रॉम पॉइंट P विथ मोशन 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि तुमको बस इतना पता है कि ये पॉइंट P से गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किस डायरेक्शन में जा रही है ये आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे ईस्ट की ओर और वो जा रहा होगा नॉर्थ की ओर, तो फिर मिलने का कोई चांस नहीं है, या कोई मिला तो आप गलत आदमी से मिल लिए। तो इस तरह से, लेकिन अगर कहा जाए कि एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी पॉइंट P से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड और उसमें डायरेक्शन भी है ईस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन नहीं था। तो
इसको कहेंगे स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन है ईस्ट। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्पीड स्केलर हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गया, तो वेक्टर हो गया। v से वेक्टर, v से वेलोसिटी, और ये स्केलर, s से स्केलर, s से स्पीड। तो स्पीड possess only magnitude but not direction, so speed is a scalar quantity, but velocity possess magnitude as well as a particular direction, so this called a vector quantity. Now we may some examples of vectors and scalars also. अगर हम चर्चा करें मास की, मास, आप 5 किलो सब्जी खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, कोई पूछा कितना किलो है पोटैटो आपका, तो आप बोले 5 किलो। अब वो कह रहा है किस डायरेक्शन में, अरे भाई मेरे पोटैटो का, मेरे कॉलीफ्लावर का, मेरे लेडी फिंगर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये मास है। 5 किलो जो मैंने बताया वो मास है, द्रव्यमान, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता भाई, तो नहीं होता, तो वो स्केलर है। तो मास क्या है, स्केलर है। ये एक अमाउंट है, मात्रा है, वो माना गया है कि इतनी मात्रा को, इतने अमाउंट को हम लोग 1 किलो कहेंगे, इतने को 2 किलो कहेंगे, तो मास स्केलर हो गया। लेकिन अगर बात करें हम लोग वेट की, जिसको भार कहते हैं, वेट, वेट इज दैट फोर्स by which earth attracts to a body towards its center. Weight is that force by which earth attracts to a body towards its center. यानी भार क्या है, तो एक फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया भाई, तो डायरेक्शन देखो, अब ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वेट इज दैट फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है और वो सिचुएटेड है कहाँ पर, तो सरफेस पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो उसको पृथ्वी कितने फोर्स से खींचेगी, mg 1 इंटू 9.8, यानी 9.8 न्यूटन से। अगर g को 10 मान लें तो 1 इंटू 10 न्यूटन से। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ 10 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन क्या हुआ, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि इस अर्थ के सरफेस पर कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 1 किलो वाले को, तो पृथ्वी उसको हमेशा अपने सेंटर की ओर ही खींचेगी। कितने फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से। तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गया सेंटरवार्ड, यानी टुवार्ड्स सेंटर, केंद्र की ओर। तो भार क्या है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, और फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स कैसे होते हैं, तो आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है, तो डायरेक्शन टुवार्ड सेंटर हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ से साउथ पोल की ओर काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवार्ड्स नॉर्थ टू साउथ पोल इन द आउटर साइड ऑफ मैग्नेट। और
ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन प्लस से माइनस चार्ज की ओर होता है। अगर एक प्लस चार्ज के डायरेक्शन की बात करें तो उसका डायरेक्शन उसके सेंटर से आउटवर्ड होता है। अगर एक माइनस चार्ज की बात करें तो उसका डायरेक्शन एक चार्ज के सेंटर की ओर होता है। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज। लगभग सभी जो फोर्स हैं वो क्या है, वेक्टर्स ही हैं। लेकिन अगर कहें हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें, अगर कहें हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज इन द टोटल सर्किट। अगर यहाँ आपने एक बॉल जला दिया है एक बैटरी से जोड़कर, तो एक पर यूनिट चार्ज को, जैसे 1 कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में जो है उसको मूव कराने में जितना वर्क होगा उसको कहते हैं EMF। तो EMF इज वर्क डन एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो भले ही इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज इन द टोटल सर्किट। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ फोर्स की अगर बात करें तो हम लोग फोर्स की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि वेट की बात हो रही थी। तो वेट भी क्या है, एक फोर्स है। किसके द्वारा लगाया जाने वाला, तो अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सभी क्या हैं, सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल कितने कितने करीब हैं या कितने दूरी पर हैं, तो इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से बना एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, मास इनटू वेलोसिटी। आगे हम लोग देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इम्पल्स, व्हेन ए हेवी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए मोमेंट देन दिस कॉल्ड इम्पल्स। एक बड़े अमाउंट का फोर्स से कम टाइम के लिए काम करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। उसी तरह अगर टॉर्क की बात करें, जितने प्रकार की इंटेंसिटीज हैं, क्योंकि इंटेंसिटीज क्या हैं, तो इंटेंसिटीज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट टेस्ट पोल पे लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट टेस्ट मास पे लगने वाला फोर्स। तो ये सभी प्रकार की इंटेंसिटीज भी वेक्टर हैं। तो अब आगे के एपिसोड में हम लोग वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो थैंक यू।